हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य टॉपिक अपने इंटरनेट का परिचय, कनेक्शन के प्रकार, मोडेम और ईमेल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट के परिचय की। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई, जो कि विश्व युद्ध के दौरान संचार व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए की गई थी। सबसे पहले अर्पानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया। सन 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ तेज कंप्यूटर को जोड़कर एनएसएफ नेट तैयार किया। इसके बाद इंटरनेट की नींव रखी गई। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी है वो वीएसएनएल और एमटीएनएल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरीके के नियमों का समूह होता है जिसके आधार पर इंटरनेट काम करता है। जैसा कि हम सड़क पे चलते हैं तो नियम है कि हमें बाईं ओर चलना है। कोई ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है तो आपको सड़क क्रॉस करनी है, रेड है तो आपको रुकना है। इसी प्रकार इंटरनेट भी एक तरीके का सूचनाओं का हाईवे है, जिसपे इंटरनेट संचार के लिए अलग अलग नियम रहते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जिसमें HTTP है, TPP है, SMTP है। ये प्रोटोकॉल के टाइप है। इंटरनेट यह यूजर को सूचना आदान प्रदान करने का मंच प्रदान करता है। इंटरनेट में संचार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल्स का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करती है। जब कोई कंप्यूटर फाइल रिसीव कर रहा होता है, यानी कि वो फाइल किसी से प्राप्त कर रहा है या ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? क्लाइंट कहलाएगा। और जब कोई कंप्यूटर फाइल सेंड कर रहा है यानी किसी को दे रहा है तो वह सर्वर कहलाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब यह एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ डॉक्यूमेंट एवं बाकी वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज कार्य करते हैं। ब्राउजर यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर कंटेंट को खोजने, प्राप्त करने व प्रदर्शित करने में उपयोग में आता है। इसके जो उदाहरण है वो पूछ लिए जाते हैं तो गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया और एप्पल सफारी, ये सारे ब्राउजर के उदाहरण है। वेब पेज या सर्च इंजन यह एक विशिष्ट पेज है जिसे वेब ब्राउजर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से हमारी सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। सर्च इंजन के उदाहरण गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, LOL, आस्क, लाइकोस, ये सारे सर्च इंजन के उदाहरण है। गूगल का जो निर्माण था वो लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने 1996 में किया था। बिंग एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया सर्च इंजन है। याहू है वो जेरी यांग और डेविड फिलो द्वारा बनाया गया। ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं। वेबसाइट यह वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों का एक संबंधित संग्रह है। यह वेब पर एक साइट है या एक स्थान है जिसका पहला पेज होम पेज होता है। पूछ लिया जाता है कि वेबसाइट का पहला पेज कौन सा होता है, तो होम पेज होता है। होम पेज वेबसाइट को एक्सेस करके सबसे पहले खुलता है, यानी जब आप एक्सेस करते हो वेबसाइट को तब सबसे पहले जो पेज आएगा वो होम पेज होगा। होम पेज के द्वारा आप पूरी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं। वेबसाइट पे एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना वेबसाइट को नेविगेट करना कहलाता है। फिर बात आती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। URL फुल फॉर्म है URL की, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आम तौर पर एक वेब पते के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग URL होता है। इसके बिना एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर के साथ नहीं जुड़ सकता। यह सूचनाओं को हमारे तक पहुंचाता है। HTTP फुल फॉर्म पूछी जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह सूचना प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए किया जाता है। HTTPS इसका मुख्य कार्य वेबसाइट के प्रमाणीकरण, गोपनीयता की सुरक्षा और डेटा के आदान प्रदान की अखंडता है। HTTPS की फुल फॉर्म रहती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पूछा जाए कि HTTPS में S का अर्थ है तो सिक्योर होता है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, फुल फॉर्म क्या रहेगी? डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है?
हम किसी वेबसाइट का कोई यूआरएल या एड्रेस है वो लगाते हैं। जैसे मान लो हमने लगाया www.google.com, तो ये यूआरएल है या आपका डोमेन नेम है। हम इन डोमेन नेम को आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे डोमेन नेम तैयार करके रखे हुए हैं। लेकिन कंप्यूटर है वो इसको नहीं समझता, यानी कि जो अपने यूआरएल दे रहे हैं उसको नहीं समझता। वो किसको समझता है? आईपी एड्रेस या इंटरनेट प्रोटोकॉल को वो समझता है, जो कि डिजिट या आंकड़ों में 4 भागों में विभक्त एक एड्रेस होता है। जैसे 192.168.12.2 इस तरीके से ये एक आईपी एड्रेस होता है। तो जो डीएनएस है या डोमेन नेम सिस्टम है, वो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करता है। ये होता है डीएनएस का काम। तो देखते हैं, डोमेन नाम का पता लगाने व इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद करने का एक तरीका है क्या? आपका डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम। अब हम बात करें कि इंटरनेट है वो 2 प्रकार से हो सकता है। एक इंटरनेट जिसमें आप सिर्फ एक बिल्डिंग या एक संस्था के अंदर के कंप्यूटरों का जो डेटा है उसको साझा करो, और एक पूरे विश्वव्यापी होकर आप अपने डेटा को साझा करो। तो जो विश्वव्यापी होकर डेटा साझा होगा वो इंटरनेट कहलाएगा। और एक बिल्डिंग का या किसी एक संस्था का यदि हम डेटा शेयर करते हैं या साझा करते हैं तो वो एक इंट्रानेट होता है। इंटरनेट यह वैश्विक वर्ल्ड वाइड वेब है। यह इंटरनेट अधिक व्यापक एक बड़ी आबादी में फैला होता है। प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में इंटरनेट होता है। जबकि इंट्रानेट यह एक कंपनी का निजी इंटरनेट है। इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है। यह अधिक सुरक्षित और सुरक्षित निजीकृत इंटरनेट का एक संस्करण है। नेक्स्ट चलते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं डायल अप की, जो वर्तमान में प्रचलन से बाहर है। अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन था। इसमें आप एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जुड़ जाते थे, और जब तक आप इंटरनेट चला रहे हो या वेब सर्फिंग कर रहे हो तब तक ये काम करता था। और जैसे आपने कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो ये जो कनेक्शन था वो कट हो जाता या डिस्कनेक्ट हो जाता, और वापस जब कंप्यूटर ऑन करते तो आपको वापस वो नंबर था जो डायल करना पड़ता था। ये धीमी गति का एक कनेक्शन था। नेक्स्ट आता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल कनेक्शन। यह डायल अप से अधिक तेज है। डीएसएल फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। यह एक बार कनेक्ट होने के बाद हमेशा कनेक्ट रहता है, और आप इसके साथ फोन लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायल अप में था कि आप या तो फोन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि डीएसएल में आप फोन लाइन और इंटरनेट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो एक साथ। फिर आता है केबल। यह सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करती है। हालांकि यह उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध हो सकता है जहां केबल टीवी होता है। आजकल अपने जितने भी केबल ऑपरेटर है वो लगभग इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने लगे हैं, तो वो इसी प्रकार से इंटरनेट आपको अवेलेबल करवाते हैं। फिर आता है उपग्रह। उपग्रह या सैटेलाइट से जो हम कनेक्शन लेते हैं, इसकी पॉजिटिव बात तो ये है कि ऐसे स्थान जहां पर आप वायर के माध्यम से या केबल के माध्यम से इंटरनेट नहीं पहुंचा सकते, वहां पर भी ये जो सैटेलाइट है इसके माध्यम से हम इंटरनेट की सुविधा पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसकी जो कमी रहती है वो ये रहती है कि यदि आप कोई रियल टाइम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर इसमें डिस्टरबेंस होगी। रियल टाइम मीन जैसे जो आप गेम खेलते हो पबजी, ये एक रियल टाइम गेम एप्लीकेशन है जिसमें आप जिस टाइम खेल रहे हो आपका साथी किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य देश में उसी टाइम बैठा वो गेम खेल रहा होता है, यानी कि आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर रहे होते हो। जबकि जो सैटेलाइट से आपका कनेक्शन बनेगा उसमें थोड़ी देरी से डेटा पैकेट है वो रिलीज होते हैं, जिस वजह से जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए उचित नहीं है। यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉड बैंडविड्थ। ब्रॉडबैंड की फुल फॉर्म होती है ब्रॉड बैंडविड्थ। ये एक प्रकार की बैंडविड्थ है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट कनेक्शन में करते हैं। यह जो उपग्रह है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। उसके बाद में आता है मोबाइल के माध्यम से आप 3G और 4G का इस्तेमाल कर पाते हो। 3G और 4G, इसमें G क्या होता है? तो G का अर्थ होता है जनरेशन,
यानी थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन आजकल काम चल रहा है, यह आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है मोडेम। अब हम बात करें, मोडेम एक इंटरनेट डिवाइस है जो कि फोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर में भेजने के लिए डिजिटल में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल संकेतों को फोन लाइन में भेजने के लिए एनालॉग में परिवर्तित करता है, अर्थात ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का काम करता है। इसी आधार पर इसका जो शॉर्ट फॉर्म या नाम बनता है वो मोडेम बनता है। मोडेम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। यह कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइनों पर इंफॉर्मेशन एनालॉग वेव में संचारित होती है। मोडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में परिवर्तित करता है। ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, आंतरिक मोडेम, बाहरी मोडेम और पीसी कार्ड मोडेम। आंतरिक मोडेम जैसे आपका वाईफाई है, जिसकी फुल फॉर्म रहती है वायरलेस फिडिलिटी। बाहरी मोडेम जो हम देखते हैं साधारण जो फोन लाइन है उसके साथ जुड़ा रहता है, वो बाहरी मोडेम होता है। पीसी कार्ड मोडेम एक कार्ड की तरह होता है जो पोर्टेबल फॉर्मेट में काम लिया जाता है। अंत में आता है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। यह एक एनालॉग लाइन को कई डिजिटल लाइनों में परिवर्तित करता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइस की या उपकरणों की। ये वैसे अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन RSCIT के सिलेबस में नहीं है, पटवारी या कांस्टेबल के सिलेबस में ये पूछा जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसका मुख्य कार्य इंटरनेट सेवा को एक्सेस करना है तथा भिन्न तरीके के डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, ये नेटवर्क डिवाइस है अपनी। सबसे पहले बात करते हैं हब की, और देखते हैं हब की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती। जब हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोन लाइन के माध्यम से हम मोडेम को जोड़ते हैं, और मोडेम में जो पोर्ट लगे होते हैं वो मैक्सिमम आपके 3 या 4 पोर्ट हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं, जिसके माध्यम से आप 3 या 4 कंप्यूटर ही जोड़ पाते हो लैन केबल के माध्यम से। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास यदि 10 कंप्यूटर है, 20 कंप्यूटर है, आप उनको जोड़ना चाहते हो उसी एक लाइन के माध्यम से, तब हमें हब की या स्विच की आवश्यकता होती है। हब और स्विच दोनों एक सी डिवाइस है। हब में क्या होता है कि यह प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट सप्लाई करता है, या डेटा है वो सप्लाई करता है। इससे नुकसान क्या होता है, जो हमारी इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। जबकि स्विच में क्या होता है स्विच में यह केवल उसी कंप्यूटर को डेटा स्थानांतरित करता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि आप चित्र में थोड़ा यहाँ पे वर्किंग भी ये मॉडल है दिखाई दे रहा होगा। हब में यहाँ से डेटा संचरित हुआ और प्रत्येक कंप्यूटर में ये चला गया, रेड सा डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, और एकदम सभी कंप्यूटर में जाता है। जबकि स्विच में क्या है, ये सिंगल से निकला और जिनको आवश्यकता है उसी कंप्यूटर में ये जा रहा है। इससे जो इंटरनेट की स्पीड है वो उतनी ही बनी रहती है जितनी उसकी मूल स्पीड है। फिर आता है ब्रिज। एक ब्रिज 2 नेटवर्क खंडों को मिलाने के काम में लिया जाता है। फिर बात करते हैं राउटर की। इसका मुख्य कार्य डेटा पैकेट्स को दूसरे नेटवर्क पर रूट करना होता है। यह स्विच व ब्रिज से अलग है। इसमें रूटिंग टेबल होता है। इसमें रूटिंग टेबल को ही पता होता है कि किस कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है और किस कंप्यूटर के पास नहीं भेजना। राउटर को आप यदि साधारण भाषा में समझना चाहें तो राउटर एक तरीके से जो आपके वाईफाई कनेक्शन है उसको यदि आप लैन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप राउटर का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट है गेटवे। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाना गेटवे कहलाता है। जैसे ईमेल भेजना, पेज को देख सकते हैं, ये सारे गेटवे होते हैं अपने। अब हम बात करते हैं ईमेल। ईमेल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईमेल की फुल फॉर्म शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप, जो पहले पत्राचार किया जाता था वो ऑफलाइन माध्यम से था, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से पत्राचार अपना हो रहा है। इसमें ईमेल जो सर्विस है प्रोवाइड करवाने वाले कुछ क्लाइंट, महत्वपूर्ण क्लाइंट है, जो पूछ भी लिए जाते हैं कि भाई निम्न में से ईमेल के क्लाइंट कौन से हैं अथवा नहीं है। तो याहू मेल हो गया, आउटलुक हो गया, जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ये सारे क्या है, ईमेल क्लाइंट है। यानी कि ये वो
प्लेटफॉर्म है जो हमें ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें यदि आपसे पूछा जाए तो आउटलुक है वो किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और जीमेल है वो गूगल का है, याहू मेल है वो याहू का है। ईमेल, इसका जो आविष्कार था वो रे टॉमलिंसन ने किया था। यह एक मैसेज को डिजिटल रूप प्रदान करता है। यह संदेश को एक लेखक से दूसरे लेखक या एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं के पास पहुंचाता है। ईमेल जो एड्रेस होता है आपको दिखाई दे रहा है, जैसे लिखा हुआ है taxila@gmail.com, ये एक ईमेल एड्रेस है। @gmail लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ईमेल है वो किस क्लाइंट पे बना हुआ है, जीमेल क्लाइंट पे बना हुआ है। अब ईमेल एड्रेस में जो पार्ट है आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है तक्षशिला लिखा हुआ, तो ये एक लोकल पार्ट है जिसमें प्राप्तकर्ता या यूजर का नाम होता है। ये एक तरीके का सिंबल होता है जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है। पर्पल कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है डोमेन नेम या कंपनी का नाम या आपके जो क्लाइंट का नाम है वो रहता है जीमेल या रेडिफ मेल या याहू मेल। ये सारे के सारे आपके डोमेन नेम या कंपनी का नाम या क्लाइंट के नेम होते हैं। और अंत में आता है .com, ये टॉप लेवल डोमेन या शीर्ष स्तरीय डोमेन कहलाता है। आप जब मेल ओपन करते हो अपने जीमेल में, खास अपने जो सिलेबस में वो जीमेल है, तो जीमेल जब आप ओपन करते हो तब आपके सामने जो पेज दिखाई देता है वो इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें आप यदि देख पाओ तो यहाँ पर ये कंपोज का बटन रहता है जो मेल बनाने या नए मेल भेजने के काम में आता है। कंपोज का पूछा जाए तो नए मेल बनाने के लिए और भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके नीचे इनबॉक्स का है, स्टार्ड है, स्नूज्ड है, सेंट है, ड्राफ्ट है, ये सारे इसके ऑप्शन है। जब से ये लॉकडाउन लगा है या फिर कोरोना आया है उसमें जो अपने गूगल ने ये चीज़ भी ऐड कर दी है। गूगल मीट करके एक ऐप है, यहाँ पे आप जो मीटिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये आपका इनबॉक्स है, देखो यहाँ पे जो रेड दिखाई दे रहा है या हाईलाइट दिखाई दे रहा है वो इनबॉक्स है, और इसमें जितने भी अपने जो मेल आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं। ईमेल का जो क्वेश्चन है वो एक इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा किस काम आता है। तो इनबॉक्स में आप जो मेल प्राप्त किए हुए हैं वो मेल आप कहाँ देख पाते हो, इनबॉक्स में। अनरीड में क्या होगा, जो मेल आपने नहीं पढ़े या जो मैसेज अभी आपने नहीं देखे वो अनरीड में आपको दिखाई पड़ते हैं। स्टार्ट, इसमें आप उन मैसेज को रख सकते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि आप अपनी तरफ से कैटेगरी देते हो, स्टार उस पर लगाते हो तो वहाँ पे वो अपने आप स्टार मेल में चला जाता है। ड्राफ्ट, इसमें आप स्वयं लिखकर मैसेज तैयार कर सकते हैं अथवा जो मैसेज सेंड नहीं हुए वो यहाँ सेव हो जाते हैं। आउटबॉक्स, इसमें आप भेजे गए मैसेज को देख सकते हैं। सेंड, इसमें आपने जो मैसेज भेज दिया उनको आप देख सकते हैं। आउटबॉक्स में तो क्या होगा, जो मेल अभी जा रहा है, यानी कि आपकी मेल आईडी से वो सेंड नहीं हुआ तब तक वो आउटबॉक्स में दिखाई देगा, और जैसे ही वो सेंड हो जाता है तो वो सेंड मेल में आपको दिखाई देने लगता है। रिसाइकिल बिन असल में यहाँ पर नाम आता है ट्रेस, जो यहाँ रेड कलर में लिखा हुआ है लास्ट में। ट्रेस मेल होता है, जो आप मेल डिलीट करते हो वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, ट्रेस मेल में चले जाते हैं, और ये कब तक रहते हैं, वो 30 दिन की अवधि तक सुरक्षित रहते हैं। और रिसाइकिल बिन यदि आप देखो तो जो अपना साधारण कंप्यूटर होता है वहाँ पर ये ऑप्शन रहता है रिसाइकिल बिन का, जिसमें कोई आप फाइल डिलीट करते हो तो वो सीधा कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में। वहाँ से आप उस फाइल को वापस प्राप्त कर सकते हो या फिर अपने कंप्यूटर से हटा भी सकते हो। स्पैम मेल की बात करें तो ये जंक मेल या अनचाही मेल होते हैं, यानी कि वो मेल जिनको आप पसंद नहीं कर रहे या जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखते हो, स्पैम मेल की कैटेगरी में रखते हो। अब हम बात करते हैं मेल कंपोज करना या बनाना या किसी को भेजना। तो जब आप कंपोज पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो एक्टिव होती है जिस पे ऊपर लिखा रहता है न्यू मैसेज। सबसे पहले आता है टू, यानी कि जिसको आप मैसेज भेजना चाह रहे हो या मेल भेजना चाह रहे हो। सीसी, कार्बन कॉपी, यानी कि जिनको आप प्रतिलिपि प्रेषित करना चाहते हो वो उनका एड्रेस किस में आएगा, सीसी में आएगा। बीसीसी, जिनको आप मेल भेजना चाह रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि मैं इनको मेल भेजूं और पता ना चले, जो मुख्य प्राप्तकर्ता यानी जिसका एड्रेस 2 में दिया हुआ है उसको पता ना चले कि मैंने इसके अलावा या
जो मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी और को भेजा है, तो उसका मैं एड्रेस किस में डाल दूंगा, BCC में। सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपके मेल का एड्रेस आता है, और ये मैसेज बॉडी है, यहाँ पर आप अपना मैसेज लिख सकते हो। फाइल अटैच करने के लिए ये जो पिन का निशान है, मल्टीपर्पज़ पिन है, उस पर आप क्लिक करते हो तो अपने आप एक फाइल का ऑप्शन आ जाता है कि आप फाइल कहाँ से अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप किसी फाइल को अटैच कर सकते हो। ईमेल कैसे भेजें, तो सबसे पहले अपने मेल को ओपन करें, और मेल ओपन करते ही आपका जो मुख्य पेज है ओपन हो जाता है, जो अभी हमने देखा था। जब आप कंपोज पर क्लिक करते हैं तो निम्न ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आता है टू, जिस व्यक्ति को आप मैसेज भेजना चाहते हो उसका ईमेल लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो हम ईमेल एड्रेस देते हैं टू में, या जो CC है या BCC है, यहाँ पर हमेशा कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है। यानी कि यदि मान लो वो takshila@gmail.com है, तो आपको @gmail.com लगाना होगा। यदि उसमें rediffmail.com लिखा हो तो rediffmail.com लगाना होगा आपको। यदि आप ये चीज़ नहीं लगाते हो तो वो जो मेल एड्रेस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा और आपका जो मेल है वो सेंड नहीं होता। तो CC में क्या आता है, CC की फुल फॉर्म पूछी जाए तो कार्बन कॉपी होता है, जो प्रतिलिपि भेजने हेतु एड्रेस लिखा जाता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मुख्य प्राप्तकर्ता को बिना ध्यान लगे प्रतिलिपि भेजना, ये मैंने आपको बताया अभी। सब्जेक्ट किस विषय में आप मैसेज भेजना चाह रहे हो उसके बारे में आप बताओगे इसमें। मैसेज, जिसमें आप अपना संदेश लिखोगे। अटैच, इसमें आप मैसेज के साथ कोई भी पिक्चर, ऑडियो, डॉक्यूमेंट व वीडियो जोड़ सकते हैं। सेंड, लास्ट में सेंड बटन पे आप क्लिक करके जो मेल किसी को भेजना चाह रहे हो वहाँ पे भेज सकते हैं। ईमेल से जुड़े हुए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। आपसे पूछा जाए कि आप मैक्सिमम कितनी साइज़ की फाइल मेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं, तो ये रहता है आपका 25 MB। और यदि पूछा जाए कि 25 MB से ज़्यादा यदि फाइल हो तो आप गूगल ड्राइव, जो कि एक क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक या किसी भी क्लाउड स्टोरेज का लिंक आप मेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। ईमेल के साथ .exe, जिसे आप एक्सटेंशन कहते हो, .exe एक्सटेंशन होता है, सेटअप फाइल, एप्लीकेशन फाइल को नहीं भेज सकते। यानी कि आपसे पूछा जाए निम्न में से आप मेल के साथ या ईमेल के साथ किस फाइल को नहीं भेज सकते, तो आप याद रखना जो सेटअप की फाइल है या एक्सटेंशन जो .exe एक्सटेंशन वाली फाइल है या एप्लीकेशन फाइल है, आप उसको मेल के साथ नहीं भेज सकते। नेक्स्ट चलते हैं अपने चैट एप्लीकेशन और सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज। चैट एप्लीकेशन का आपसे पूछा जाए तो फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, गूगल हैंगआउट है, ये चैट एप्लीकेशन है। जबकि सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सारे के आपके सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। बाकी इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अपने जो अगला चैप्टर है अपना वो क्लियर करेंगे। थैंक यू।